डीओटी और ओएसपीएस के बीच जो भी टर्म एंड कंडीशन है तो उसको और ज़्यादा रिलायबल बना दिया है, उदार बना दिया है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, तो दोनों को प्रोत्साहन करने के लिए मतलब कि अदर सर्विस प्रोवाइडर दिशा निर्देश और इससे पहले नवंबर 2020 में उदार बनाया गया था और नए दिशा निर्देशों को और भी सरल बनाया गया है, जिससे व्यापार में अधिक आसानी और नियामक स्पष्टता की पेशकश की गई है। जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, इसके बारे में जानूँ थोड़ा। मतलब कि बीपीओ क्या करता है, कई लाभ प्रदान करता है, जैसे कम लागत, वैश्विक विस्तार और उच्च हाई इफिशियंसी के अलावा इनमें कुछ कमियां जैसे सुरक्षा मुद्दा, छिपी हुई लागत, अति निर्भरता, ये सब शामिल होता है। तो बीपीओ एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें एक संगठन एक बाह्य सेवा प्रदाता के साथ एक आवश्यक व्यवसायिक कार्य के लिए अनुबंध करता है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब कि दूसरे एक छोटा मतलब कि एक प्रकार से कम्युनिकेशन वाला कोई डिपार्टमेंट है, वो किसी दूसरे कंपनी के साथ टाई अप कर लेता है। तो अदर सर्विस प्रोवाइडर क्या है, एक अन्य सेवा प्रदाता ऐसी कंपनी या फर्म होती है जो विभिन्न कंपनी, बैंक, अस्पताल श्रृंखला के लिए कम से कम टेली मार्केटिंग, टेली बैंकिंग, टेली मेडिसिन जैसी माध्यमिक और तृतीयक सेवाएं प्रदान करती है। आईटी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है मेनली बीपीओ। तो देखो, आईटी बीपीओ उद्योग वर्ष 2019-20 में कितना 37.6 बिलियन का रहा है और अगले 4 से 5 वर्षों में 55.5 बिलियन तक बढ़ने की क्षमता है। इतना ज्यादा। तो नई नीति क्या है, कुछ ना कुछ नया पॉलिसी होगा। तो घरेलू अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी के बीच अंतर को हटा दिया गया है। समान दूर संचार संसाधन वाला एक बीपीओ केंद्र अब भारत के पूरे विश्व के ग्राहकों की सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा। इसे वर्तमान में सभी प्रकार के आउट मतलब कि अदर सर्विस प्रोवाइडर केंद्रों के बीच इंटरकनेक्टिविटी की अनुमति है। जैसे ओएसपी का इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, देखो ईपीएबीएक्स विश्व में कहीं भी स्थित हो सकता है। एक अवधि के आधार पर डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम या टेलीकम्युनिकेशन, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली अदर सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता को हटा दिया गया है। एक ऐसा प्रदाता को एक निश्चित समय अवधि के लिए सभी ग्राहक कॉल्स के लिए कॉल डेटा रिकॉर्ड, उपयोग डेटा रिकॉर्ड और सिस्टम लॉग को ऑटो रेगुलेट या मतलब ऑटो रेगुलेशन या बनाए रखता है। इसमें केंद्र द्वारा निर्धारित डाटा सुरक्षा मानदंड का भी पालन करना है। और कुछ अधिक प्रावधान क्या है, नवंबर 2020 में और अदर सर्विस प्रोवाइडर दिशा निर्देश को निम्नलिखित रूप से उधार बनाया गया है। जैसे अदर सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दी गई। डाटा से संबंधित अदर सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी विनियमन के दायरे से पूरी तरह बाहर निकाल दिया गया था। बैंक कोई गारंटी प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, बैंक को कुछ गारंटी नहीं देना है। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर की अनुमति भी थी। सरकार के मतलब कि सरकार के व्यवसाय में विश्वास की पुष्टि करते हुए उल्लंघन के लिए दंड की पूरी तरह से हटा दिया गया था, दंड भी हटा दिया गया। लाभ इससे क्या है, ये दिशा निर्देश बीओपी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड आईटी फर्मों के लिए स्थान की लागत, परिसर का किराया, बिजली और इंटरनेट बिल जैसी अन्य सहायता लागतों में कटौती करना आसान बना देंगे। कंपनियों को डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और अदर सर्विस प्रोवाइडर कर्मचारियों के विवरण प्रदान करने की अतिरिक्त अनुपालन बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें विस्तारित और दूरस्थ एजेंट के रूप में पहचाना जाता है। पंजीकरण मानदंडों को हटाने का अर्थ यह भी होगा कि ऐसे में लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। इससे विदेशी कंपनी को भारत में अपने अन्य सेवा प्रदान करने वाली इकाइयों की स्थापना और विस्तार करने में आसानी होगी। देखो, एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को जैसे क्या क्या होने वाला है, इसके अलावा कर्मचारी को घर से काम करते हुए एक से अधिक कंपनियों के साथ फ्लरिशिंग और विकल्प चुनने की अनुमति भी हो सकेगी, जिससे इस क्षेत्र में अधिक श्रमिकों को आकर्षित किया जा सकता है। अब देखो, बीपीओ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए क्या कदम है। एक वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर होना चाहिए
लाइसेंस इंटरनेट सेवा प्रदाता होना चाहिए, है ना। लाइसेंस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक छोटा समुच्चय है जो आईएसपी, जो केवल एक विशेष जिला या राज्य में आईएसपी व्यवसाय करना चाहते हो। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस की तुलना में वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर की लागत प्रभावशीलता के कारण आईएसपी लाइसेंस के बजाय किसको लिया जाएगा, वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर का विकल्प चुन सकते हैं। तो ये तो जनरली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में रहा न्यूज। अब बात करते हैं भगोड़ा आर्थिक अधिनियम, जैसे मेहुल चौकसी सब है। भगोड़ा आर्थिक अधिनियम क्या है ना। इसमें पढ़ोगे क्या है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी कौन है, विजय मतलब फेमा क्या है, एफआरबीएम क्या है, फॉरेन रेगुलेशन मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन मनी मैनेजमेंट एक्ट क्या है, ईडी क्या, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, है ना। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, मतलब FIIND क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, IMF के बारे में जानो। तो ये सारा चीज़ इसमें पढ़ना है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक को कितना, इतना करो 8,441.50 करोड़ की संपत्ति हस्तांतरित की है। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी द्वारा कथित तौर पर धोखाधड़ी के कारण मतलब कि लगभग 22,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत मुंबई के विशेष न्यायालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी APO घोषित किया था। अब 3 आरोपियों के खिलाफ जैसे यूके, एंटीगुआ और बारामूडा में एक्स्ट्राडिशन मतलब प्रत्यायन और अनुरोध भी दायर किया गया था। तो देखो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम क्या है 18 में, यह उन आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का प्रयास करता है जिन्होंने आपराधिक मुकदमे के समान करने मतलब आपराधिक मुकदमे का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़ दिया है और अभियोजन का सामना करने के लिए देश लौटने से इनकार भी कर दिया है। अब देखो भगोड़ा आर्थिक अपराधी कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ अनुसूची में दर्ज किसी भी अपराध के संबंध में गिरफ्तार वारंट जारी किया गया है। इस अपराध का मूल कम से कम कितना 100 करोड़ रुपए है। अधिनियम में सूचीबद्ध कुल कुछ अपराध है, जैसे नकली सरकारी स्टाम्प या करेंसी बनाना, चेक अस्वीकृत करना, मनी लॉन्ड्रिंग, क्रेडिट के साथ धोखाधड़ी वाले लेन देन करना, ये सब। भगोड़ा आर्थिक अपराधी की घोषणा, आवेदन तक सुनवाई के बाद एक विशेष अदालत किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर सकता है। विशेष अदालत भारत और विदेश में अपराध की आय से खरीदी गई संपत्ति, बेनामी संपत्ति, अन्य संपत्ति को जब्त कर सकता है। जब्त होने के पश्चात संपत्ति सभी अधिकार और शीर्ष केंद्र सरकार में निहित होंगे जो किसी भी भार से मुक्त होंगे, जैसे कि संपत्ति पर कोई शुल्क है। केंद्र सरकार इन संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकता है। तो सिविल सेवा दायर करने और बचाव करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अधिनियम किसी भी सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल को एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी या किसी भी नागरिक दावे को दाखिल करने और बचाव के रूप में प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। इसे इसके अतिरिक्त बिल अदालतों को अनुमति देता है कि वे किसी कंपनी या सीमित देयता भागीदारी का दावा करने या सफाई देने पर प्रतिबंधित कर सकता है, जिसमें प्रमोटर मतलब कि चीफ CM ऑफिसर CMO और मुख्य शेयर होल्डर को EFO घोषित किया जा सकता है। मतलब एक प्रकार का भगोड़ा हो गया। जब तक आवेदन विशेष अदालत के समक्ष लंबित है, अधिकारी किसी आरोपी की संपत्ति को नीलामी या कुर्क नहीं कर सकता है। तो PMLA एक्ट क्या है, PML एक्ट 2002, इसके तहत प्राधिकरण भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत उन्हें दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ये शक्तियाँ एक सिविल कोर्ट के समान होंगी। इसमें रिकॉर्ड अपराध से फ्यूजिटिव APO
भगोड़ा आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के परिसर की इस विश्वास के साथ तलाशी लेने के लिए एक व्यक्ति एफयू है जिसमें दस्तावेज की जब्ती शामिल है। अब देखो पीएमएलए क्या है। अब देखो इसमें क्या अंतर्गत के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जानते हो ना, अवैध रूप से जितना भी हम आय अर्जित करते हैं उसको छिपाना या बदलना ताकि वैध स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत हो, यही मनी लॉन्ड्रिंग है। मतलब कि एक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना मनी लॉन्ड्रिंग है। अक्सर मादक पदार्थ की तस्करी, डकैती, जबरन वसूली जैसे अन्य गंभीर अपराध का एक घटक है। अब आईएमएफ के अनुसार क्या है, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग के अनुसार विश्व जीडीपी का 2 से 5% के बीच, देख रहे हो वर्ल्ड के जीडीपी का 2 से 5% मनी लॉन्ड्रिंग है। कितना बड़ा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दंड क्या है कि मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 7 साल का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। यदि अपराध नारकोटिक ड्रग और साइटोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंतर्गत शामिल है तो जुर्माने के लिए 10 साल की सजा हो सकती है। देखो भ्रष्ट संपत्ति की कुर्की की शक्ति है। जैसे भ्रष्ट संपत्ति के अपराध से मतलब कि जरूरत से ज्यादा आय माना जाता है कि भ्रष्ट संपत्ति को अपराध की आय माना जाता है, जिसे 180 दिनों के लिए अस्थायी रूप से संलग्न किया जा सकता है। इस तरह के आदेश की पुष्टि एक स्वतंत्र न्याय निर्णायक पदाधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। जैसे ईडी क्या है, पीएमएलए के तहत अपराधियों की जांच के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUIMD राष्ट्रीय एजेंसी है जिसे संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण और प्रसार के लिए स्थापित किया गया है। सबूत का एक व्यक्ति जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने का आरोप है को यह साबित करना होगा कि अपराध की कथित आय वास्तव में वैध संपत्ति है, तभी वो छूटेगा, नहीं तो फाइनली उसको समझ ही रहे हो 3 से 7 साल का जेल होगा और ऊपर से जुर्माना भी लग सकता है। ईडी के बारे में जानने का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक वित्तीय जांच एजेंसी है। इसके अंतर्गत फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल मतलब कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अब जो ईडी की उत्पत्ति कितना 1 मई 1956 को हुई जब विदेशी मुद्रा विनियमन एक्ट फॉरेन मनी रेगुलेशन एक्ट आया था। बोल सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इसको बोलते हैं 47 के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के रूप में एक इन्फोर्समेंट यूनिट का गठन किया गया। 1957 में इसका नाम बदलकर ईडी कर दिया गया और ईडी निम्नलिखित कानून को लागू करता है। फेमा अब हो गया FEMA फेमा फॉरेन मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और एक होता है PMLA ये सब। गुजरात प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना सर, PMLA का। गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता का केंद्र है। जैसे आप देखो यहाँ पर एक गिफ्ट सिटी का कंसेप्ट आता है। गुजरात में टाइम क्लस्टर क्या है या गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र क्या है, मध्यस्थता केंद्र की स्थापना का क्या महत्व है। तो गुजरात की गिफ्ट सिटी मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी टेक सिटी गिफ्ट, गुजरात इंटरनेशनल मतलब एक फाइनेंशियल तरह का इन्वायरमेंट बना दिया जाए जिसपे जहाँ पे मतलब कंपनी को कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, सारा मतलब सहूलियत दिया जाए, इस तरह का गिफ्ट सिटी। तो गुजरात में टाइम यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है।
अब इस एमयू का उद्देश्य संयुक्त रूप से गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र की स्थापना का समर्थन करना है। अब देखोगे तो गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र के विषय में यह देश की अपनी तरह का पहला केंद्र है जो समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विभागों की मध्यस्थता कार्यवाही का प्रबंधन करता है। यह मध्यस्थता केंद्र एक विशिष्ट मतलब कि एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गांधीनगर स्थित गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गिफ्ट सिटी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसकी आवश्यकता क्या है? तो मध्यस्थता पर भारत का फोकस हाल ही में सरकार द्वारा मध्यस्थता और 16 अधिनियम 1921 मतलब संशोधन नियम था को अधिसूचित किया गया है जिसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता केंद्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। मध्यस्थता एक प्रकार का विवाद समाधान पद्धति है जो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को राज्य की कानूनी निकाय के बजाय उनके द्वारा नियुक्त मध्यस्थों द्वारा हल कर लिया जाता है। तो देखो वर्तमान भारत में बताने 35 से अधिक मध्यस्थता संस्थान है, मीडिएटर इंस्टीट्यूशन है। हालांकि इसमें से कोई भी विशेष तौर पर समुद्री क्षेत्र से संबंधित विवादों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। गुजरात मैरीटाइम परियोजना क्लस्टर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के साथ राज्य में समुद्री गतिविधियों का तेजी से विस्तार हो रहा है और राज्य वैश्विक समुद्री केंद्र बनाने के करीब पहुंच गया है। ऐसे में समुद्री विवादों में मध्यस्थता सेवाओं के लिए एक विशेष सुविधा स्थापित करना काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अब देखो इसका उद्देश्य समुद्री शिपिंग विवाद अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि विवाद केंद्रीय एक विश्व स्तरीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करना है जो भारत में परिचालन वाले संस्थान के बीच वाणिज्य वित्तीय संघर्षों को हल करने में मदद कर सके। अब तक भारतीय पक्षों से जुड़े मध्यस्थता मामलों की सुनवाई सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में की जा रही है। वैश्विक स्तर पर लंदन को समुद्री और शिपिंग क्षेत्र के लिए मध्यस्थता का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। तीव्र विवाद समाधान की सुविधा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समुदाय के बीच गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एसीजेड के आकर्षण में बढ़ोतरी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हो रहा है, कार्यालय के कार्यभार में कमी आएगी, ये सब नॉर्मल बात है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर की बात हो रहा है तो इसका परिकल्पना बंदरगाह समुद्री नौवहन रसद सेवा प्रदाता जैसी एक समर्पित परिस्थिति तंत्र के रूप में की गई है। जैसे गिफ्ट सिटी गांधीनगर जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है में प्रासंगिक सरकारी नियामक एजेंसियों के साथ समुद्री शिपिंग उद्योग कंपनी और सेवा प्रदाताओं की एक श्रृंखला का मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण भारत में वित्तीय उत्पाद वित्तीय सेवा और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन हेतु एक एकीकृत प्राधिकरण है। यह क्षेत्र के आर्थिक विकास रोजगार सृजन और वैश्विक शैक्षणिक समन्वय के साथ एक सभी समुद्री सेवाओं के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। आज ही संत कबीर की जयंती मनाई गई, कल मनाई गई थी जनरली संत कबीर दास के संदर्भ में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कुछ पॉइंट है। 24 जून 2021 को संत कबीर दास की जयंती मनाई गई और कबीर दास जयंती हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि को मनाई जाती है। किसकी ज्येष्ठ पूर्णिमा की? चंद्र कैलेंडर में। तो संत कबीर दास का उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? वाराणसी शहर में हुआ। 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि संत एवं समाज सुधारक तथा भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। कौन से बात कहते हैं? रहस्यवादी कवि थे, याद रखना। कबीर की विरासत अभी भी कबीर का पंथ एक धार्मिक समुदाय जो संस्थापक मानता है नामक टाइप है क्या रहस्यवादी? हाँ, रहस्यवादी होता है, जैसे बहुत सारा छायावाद होता है, मतलब कविता का भी टाइप होता है ना। जब हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल पढ़ोगे ना कैसे उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन वो जरूरत ना है उतना हमको जानने की। शिक्षक क्या उनका पारंपरिक जीवन एक मुस्लिम परिवार में बीता, परंतु वे अपने शिक्षक हिंदू नेता भक्ति नेता के रामानंद से प्रभावित थे। उन्होंने शिक्षा कहा जाता है कबीर के बारे में कि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उसको एक फेंक दिया तो जुल्हा के परिवार ने, जिसका नाम था कुछ मतलब कि ऐसा ही नीरू या कुछ, तो उन्होंने पाला था। देखो कबीरदास की लेखन का नीरू और नीमा ऐसा ही नाम। कबीरदास की लेखन
का भक्ति आंदोलन पर बहुत बड़ा प्रभाव, इसमें भक्ति ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और सखी संग्रह जैसे शीर्षक शामिल है। मतलब कि उनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी पाए गए हैं। उनके सम्मुख कार्यों का संकलन पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा करवाया गया था। उन्होंने अपने 2 पंक्ति के दोहे के लिए सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसमें कबीर के दोहे के नाम, जिनको कबीर के दोहे के नाम से जाना जाता है। भाषा कबीर की कृतियां हिंदी भाषा में लिखी गई, जिन्हें समझना आसान था, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए वो अपने लेख दोहे के रूप में लिखते थे, दोहा, जिसको सुनाया जा सके। भक्ति आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जानते। इसकी शुरुआत क्या हो गया कि इस आंदोलन का शुरुआत 6वीं शताब्दी में के आसपास तमिल क्षेत्रों में हुई। अलवार और नयनार का नाम सुने होंगे। विष्णु के भक्त अलवार कहलाते हैं, शिव के भक्त नयनार कहलाते हैं। शिव का आंख नयन, ध्यान रहेगा ना, याद रहेगा इसे। तीसरा आंख नयनार, अलवार हो गए, एक बच गया तलवार, तमिल क्षेत्र में है। 2 गो नयनार और अलवार आंदोलन चला। इसे वैष्णव और शैव कवियों की कविताओं के माध्यम से आंदोलन में काफी लोकप्रियता प्राप्त की। अलवार और नयनार अपने देवताओं के स्तुति में तमिल में भजन गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे। इसे नायलिर दिव्य प्रबंधम अलवारों की एक रचना है। देखो, इसमें तमिल वेद के रूप में, जिसे प्राय तमिल वेद के रूप में कहा जाता है। वर्गीकरण क्या होता है कि एक अलग स्तर पर धर्म के इतिहासकार प्रायः भक्ति परंपराओं की व्यापक 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। इसे एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। ये सब इनका है कबीर का। तो सगुण मतलब क्या आता है कि विशेषता और गुणों के साथ। निर्गुण मतलब विशेषता और गुणों के बिना। 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक सगुण भक्ति होती है, एक निर्गुण भक्ति होती है, जान लेना। निर्गुण रूप से किसी की भक्ति करोगे तो हम किसी भी, देखो, किसी देवी देवता को मानते हैं, उसके नियम प्रधान को हम नहीं मानेंगे। मान लो कि कोई शिव की पूजा कर रहा है, चाहे विष्णु की पूजा कर रहा है, लेकिन हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उसके जो लिखित में जो नियम है उसको हम नहीं मानते हैं। अपना मन से कुछ नियम बना के जैसे भी मन करे वैसे मानते हैं, लेकिन हम बहुत बड़े भक्त हैं, तो निर्गुण हो गया। और परंपरा को लेकर चलोगे तो सगुण। वैसे ही देवताओं की पूजा पर केंद्रित था, जिन्होंने प्रायः मानव शास्त्रीय रूपों में अवधारणाबद्ध किया जाता था। दूसरी ओर निर्गुण भक्ति भगवान की एक अमूर्त रूप से पूजा की जाती थी। अमूर्त, उसका कोई रूप नहीं है, उसकी पूजा निर्गुण होता है। निर्गुण भक्ति समझ रहे हो ना? इसी का निर्गुण भक्ति, जिसमें कि एक प्रेम लाभ के लिए कर रहे, तो सगुण। तो सामाजिक व्यवस्था क्या था? आंदोलन भारत के महाद्वीप और हिंदू, मुसलमान, सिखों द्वारा भगवान की पूजा के से जुड़े कई संस्कार तथा अनुष्ठान के लिए उत्तरदायी था। इस उदाहरण के लिए हिंदू मंदिर में कीर्तन, दरगाह में कवाली, मुसलमानों द्वारा गुरुद्वारा में गुरुबानी की गायन, ये सब है। ये प्राय सभी सत्तावादी मठवासी व्यवस्था के विरोधी थे। कौन? कबीर। उन्होंने समाज में सभी प्रकार के सांप्रदायिक और जातिगत भेदभाव की भी कड़ी आलोचना की है कबीर साहब। जब यहाँ पर पढ़ो कबीर की, तो पूरा उच्च और निम्न दोनों जातियों में आने वाली कवियों ने साहित्य का एक दुर्जे फॉर्मिडेबल निकाय बनाया, जिसने खुद को लोकप्रिय कथाओं में मजबूती से स्थापित किया। उन सभी ने सामाजिक जीवन में वास्तविक मानवीय आकांक्षाओं और सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में धर्म की प्रासंगिकता की दावा किया। भक्ति कवियों ने ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर दिया। आंदोलन की प्रमुख उपलब्धि क्या था? मूर्ति पूजा का उन्मूलन करना था। मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा हो गया था, उसको कम करो। अब महिलाओं की भूमिका क्या थी? मतलब कम ही। हाँ, उन्मूलन मतलब उसको खत्म करना, साफे कर देना, मूर्ति पूजा खत्म करो। देखो, नैनार अलवार में देखते हो एक अंडाल नाम की महिला अलवार थी, मतलब खुद को विष्णु की प्रेमिका के रूप में देखती थी। जैसे हमारे यहाँ मीराबाई थी ना, विष्णु की प्रेमिका। यस सर, यस सर। आवत है ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस गोपाल, कैसे है? मीरा के तुम गिरधर नागर। तो वैसे ही अंडाल थी, महिला अलवार थी। वैसे काइकल अमैयार शिव की भक्त थी। उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और अपनी रचनाओं को नैनार परंपरा के भीतर संरक्षित भी किया है। अब नैनार तो समझिए ना, नैनार मतलब शिव का भक्त। महत्वपूर्ण, बहुत कंफ्यूजन करता है, इसलिए याद हम वैसा बता दें कि याद हो जाए, ध्यान में रहेगा। सर है ना?
कन्नड़ क्षेत्र, इस क्षेत्र के आंदोलन में 12वीं शताब्दी में बसवन्ना के द्वारा शुरू की गई थी कन्नड़ क्षेत्र में। और महाराष्ट्र क्षेत्र में भक्ति आंदोलन 13वीं शताब्दी के अंत में शुरू की गई थी, जिस समर्थक में बारकरी कहा जाता था। इससे सबसे लोकप्रिय नामों में ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, ये सब फेमस है। असम में श्रीमंत शंकर देव एक वैष्णव संत थे जिनका जन्म 1449 ईस्वी के आसपास। बसवन्ना मतलब सर? बसवन्ना मतलब 12वीं सदी में बसवन्ना कन्नड़ क्षेत्र, इस क्षेत्र में आंदोलन 12वीं ऊपर में पहला वाला बसवन्ना आदमी का नाम है। अच्छा, आदमी का कन्नड़ क्षेत्र में मतलब भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब की थी? बसवन्ना के द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र क्षेत्र में बरकरी समर्थक द्वारा। और इसमें से कुछ नाम है, ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम फेमस है बरकरी के समर्थक। असम में थे, उनका नाम था शंकर देव या श्रीमंता शंकर देव, वैष्णव संत थे। इस असम के नगांव जिलों में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने नौ वैष्णव आंदोलन का शुरुआत किया था। बंगाल में चैतन्य, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था शायद 16-17 में, अभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में। वो कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाए थे। कृष्ण का हमेशा ही सब क्वेश्चन पूछता है आर्ट एंड कल्चर से। उत्तरी भारत में इस क्षेत्र 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच संध्या में कवि फले फूले, जिसमें सभी फले फूले आदमी का नाम नहीं है, मतलब ज्यादा बड़ी संख्या में काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कबीर, रविदास, गुरु नानक ने निराकार भगवान मतलब निर्गुण भक्ति की बात की है। और राजस्थान के मीराबाई कृष्ण की स्तुति में भक्ति छंद की रचना की और उनका गुणगान भी किया। वैसे सूरदास, नरसिंह मेहता और तुलसीदास ने भी भक्ति साहित्य के सिद्धांत में अमूल्य योगदान दिया, इसकी गौरवशाली विरासत को भी बढ़ाया। तो देख रहे हो, ये लोग भक्ति आंदोलन के प्रमुख है। तो भक्ति आंदोलन के बारे में बहुत कुछ यहाँ ही जान लिए। अब थोड़ा सा भक्ति आंदोलन पढ़ोगे तो अपने क्लियर हो जाएगा। देखो ये सबका कालक्रम है ना आगे हिस्ट्री में। हाँ, लगभग 500 ईस्वी में तमिल में अपार संबंधर एनसीईआरटी का कालक्रम है। धार्मिक शिक्षक के रूप में कौन कौन कब कब के क्षेत्र में था। बंगाल में चैतन्य, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुइस, गंगोई, मलिक मोहम्मद, जायसी, तुलसीदास। वैसे हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी, पंजाब में मियाँ मीर, ये सब प्रमुख है। उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, सूरदास, पंजाब में गुरु नानक, गुजरात में बल्लभाचार्य, ग्वालियर में अब्दुल सतलारी, गुजरात में मोहम्मद शाह आलम, गुलबर्गा में सैयद अहमद गेसू दराज, असम में शंकर देव, महाराष्ट्र में तुकाराम। ये सब नाम ध्यान में है ना। वैसे ही बिहार में सफरुद्दीन, यहाँ मनेरी जो मनेर ना है, और राजस्थान में मतलब चुखमेला, उत्तर प्रदेश में रामानंद है ना, फिर दिल्ली में नजामुद्दौला औलिया, सिंध में लाल शाहबाज कलंदर, कश्मीर में लाल दे, महाराष्ट्र में मतलब कि ईस्वी सन इसमें का पुख्ताबाई, राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब में तुमको बहाउद्दीन जकारिया फरीदीन और वैसे ही गजे शंकर, दिल्ली में बख्तियार काकी, कर्नाटक में वसन्ना, पंजाब में अली जहारी और दाता, तमिलनाडु में रामानुजाचार्य, तमिलनाडु में नमल्लर, पनिकर, अंडाल, ये सब से ये सारा नाम इम्पोर्टेंट है। ध्यान में आ रहा है ना। थोड़ा सा एक बार सुन लोगे तो फिर पढ़ोगे। यस सर। कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट की बात करते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट, वाह प्लस भी हो गया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोविड के नए स्ट्रेन डेल्टा प्लस को लेकर चेतावनी दी है। ऐसी शंका है कि यह नया वेरिएंट कोविड-19 की तीसरी लहर को भड़का सकता है। क्या भड़काता है से देखो। तो डेल्टा प्लस देखो, B1 617 2.1 SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है जो डेल्टा स्ट्रेन से उत्परिवर्तन के कारण बना है। तकनीकी रूप से वास्तव में SARS-CoV-2 की अगली पीढ़ी है। डेल्टा के इस म्यूटेंट का पहली बार यूरोप में मार्च 2021 में पता चला था। डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में सर्वप्रथम फरवरी 2021 में पाया गया था, जो अंततः पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी
समस्या बन गया। हालांकि वर्तमान में डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित है, लेकिन कितना छोटे तक, कितना जल्दी फैल रहा है फिर से। यह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मतलब कि कॉकटेल के लिए प्रतिरोधित है। चूंकि यह एक नया वेरिएंट है, इसलिए इसकी गंभीरता अभी भी ज्ञात है। इसके लक्षण के रूप में लोगों के में सिर दर्द, गले में खराश, नाक बहना, बुखार जैसी समस्या देखी जा रही है। वैसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन इस नए वेरिएंट के अतिरिक्त कुछ परिवर्तन के साथ गंभीरता से लेते हुए डेल्टा वेरिएंट के हिस्से के रूप में ट्रैक कर रहा है। हाँ, वो तो है ही है। अब संक्रामिकता क्या है? इस वेरिएंट ने K147 नामक स्पाइक प्रोटीन के उत्परिवर्तन का अधिग्रहण कर लिया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में पहचाने गए बीटा वेरिएंट नहीं पाया गया था। स्पाइक प्रोटीन का उपयोग इसके द्वारा सूचित किया जाता है, जो कोविड-19 के वायरस का कारण बना तथा मेजबान कोशिकाओं में प्रवेश करता है। कुछ वैज्ञानिकों को डर है कि डेल्टा वेरिएंट अन्य मौजूद विशेषताओं के साथ संयुक्त परिवर्तन इसे और अधिक परंपरागत न बना सकता है। मतलब ज़्यादा म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा? तो डेल्टा प्लस कोविड-19 परिवर्तन के खिलाफ टीकों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए भारत और विश्व स्तर पर कई अध्ययन चल रहे हैं कि अब डेल्टा प्लस वेरिएंट पर क्या असर पड़ रहा है। जो टीका है उसका, उस पर भी रिसर्च चल रहा है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि जिन क्षेत्रों में यह पाया जाता है उन्हें निगरानी, उन्नत परीक्षण, त्वरित संपर्क, अनुरेक्षण, प्राथमिक टीकाकरण के पर ध्यान केंद्रित करके अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को बढ़ाने की आवश्यकता है। हाल ही में मामलों में दुनिया का सबसे खराब उछाल से उभरने के कारण डेल्टा प्लस भारत के संक्रमण की एक और लहर लाएगा, जो ऐसी चिंताएं विद्यमान है। अब तक केवल 4% से अधिक भारतीयों का संपूर्ण टीकाकरण किया गया है। लगभग 18% लोग ने अब तक एक खुराक प्राप्त की है। एक वायरस का वेरिएंट क्या है? वायरस के वेरिएंट में एक से अधिक म्यूटेशन होते हैं तो इसे अन्य वेरिएंट के प्रचलन में रहते हुए अलग करते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन वायरस के लिए हानिकारक होता है, इसलिए कुछ वायरस के लिए जीवित रहना आसान बनाते हैं। SARS-CoV-2 कोरोना वायरस तेजी से विकसित हो रहा है क्योंकि इसने बड़े पैमाने पर दुनिया भर के लोगों को संक्रमित किया है। इसके परिसंचरण की उच्च स्तर का मतलब है कि वायरस में बदलाव आसान है क्योंकि यह तेजी से उत्परिवर्तन हेतु सक्षम। मूल महामारी वायरस वुहान वायरस था। इसके बाद कुछ ही महीने में वेरिएंट ये उभरा और विश्व तक प्रभावित हो गया। जीनोमिक्स पर भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम में जीनोमिक विविधता और निगरानी के लिए एक बहु एजेंसी अखिल भारतीय नेटवर्क इन्फ्लुएंजा से संबंधित सभी डेटा साझा करने पर वैश्विक पहल। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2008 में देशों के जीनोम अनुक्रमण साझा करने के लिए शुरू किया गया एक सार्वजनिक मंच है। GISID ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल द इन्फ्लुएंजा डाटा। सभी प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस अनुक्रम और मानव वायरस से संबंधित नैदानिक और महामारी विज्ञान डाटा और भौगोलिक तथा साथ बिहेवियर और अन्य पशु से जुड़े कुछ प्रजाति विशिष्टता डेटा के अंतर्राष्ट्रीय साझाकरण को बढ़ावा देता है। 2020 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लागत क्या है? इरिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन सा कदम उठाया जाए, क्या प्रयास है इसको? कोयले की नवीकरणीय ऊर्जा का स्थानांतरित करना, जैसे दुनिया के मौजूद कोयले से चलने वाली संयंत्रों की क्षमता 810 गीगावाट यानी कुल वैश्विक ऊर्जा क्षमता की 38% है। अब तक उपयोगिता पैमाने पर इस ऊर्जा की लागत फोटोवोल्टिक और तटवर्ती पवन ऊर्जा का महत्व सबसे अधिक है। G20 देशों मतलब कि देशों में जीवाश्म ईंधन से चलने वाली बिजली की उत्पादन की लागत सीमा इतना
अमेरिकी डॉलर प्रति किलोवाट KWH के बीच होने का अनुमान है। इस महंगी लोथ कोयला द्वारा निर्मित ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा मतलब क्या स्थानांतरित करने से ऑपरेटरों को प्रति वर्ष 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बचत होगा और मतलब कि क्या है, वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भाग लेने लगभग 3 बिलियन टन की कमी आएगी। वर्ष 2019 में उभरते और विकासशील देशों द्वारा अपनाई गई नवीकरणीय क्षमताओं के पारंपरिक स्रोतों की तुलना में प्रतिवर्ष 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत की है। वर्ष 2020 में नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि क्या है, कोविड-19 के महामारी के बावजूद वर्ष 2020 में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए 261 वाट क्षमता होने का रिकॉर्ड रहा है। यह वृद्धि वर्ष 2019 की तुलना में लगभग 50% से अधिक है और इसने वैश्विक नवीन ऊर्जा क्षमता को 82% तक प्रतिनिधित्व किया है। पिछले वर्ष संकलित कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 162 गीगावाट या 62% ऊर्जा का लागत सबसे सस्ते नए जीवाश्म ईंधन विकल्प की तुलना में कम थी। वर्ष 2020 में संकलित किए गए स्रोतों में से ऊर्जा की आपूर्ति का क्रम जियोथर्मल एनर्जी, फोटोवोल्टिक पीवी एनर्जी, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायो ऊर्जा, सौर ऊर्जा पर केंद्रित है। तो वृद्धि का कारण क्या है? 2000 से 2020 के बीच नवीकरणीय ऊर्जा में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है और 750 गीगावाट से बढ़कर अब 2799 गीगावाट हो गई है। विकास प्रौद्योगिकी में प्रगति, घटक लागत में लगातार गिरावट, लागत प्रतिशत, आपूर्ति वितरण चैनल उपस्थित, वाणिज्यिक पैमाने उपलब्धता के कारण यह संभव है। जैसे नवीकरणीय लागत में कमी क्या, लगभग 10 वर्षों में वाणिज्यिक सौर पीवी में उत्पादन बिजली का लगभग 85% है, CSP 68% और तटवर्ती पवन 68% और अपतटीय पवन 40% तक कमी आई है। 2022 तक आउटलुक के वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा लागत में और गिरावट देखी जा सकती है। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारतीय पहल क्या है? राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में देखते हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आधिकारिक तौर पर जनवरी 2009 में बॉन्ड जर्मनी की में स्थापित किया गया। अब यहाँ पर थोड़ा कुछ न्यूज देखोगे। वर्तमान में इसके 164 मतलब सदस्य देश है। भारत इसका 77वां संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्यालय अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। यह एक ऐसी अस्थायी ऊर्जा मतलब कि भविष्य के लिए अपने सदस्य और देशों को उनके मतलब कि बोल सकते हो टैक्स, यहाँ पर एक शब्द होता है, चलो याद नहीं आ रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा पर नीति, प्रौद्योगिकी, संसाधन इस सब के लिए काम किया है। निम्न कार्बन आर्थिक विकास और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जैव ऊर्जा, भूतापीय, जल विद्युत, महासागर सौर इत्यादि ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के लिए रूपों को व्यापक रूप से अपनाने और सतत उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य भी करता है। आगे का रहा, विभिन्न उद्देश्यों और कार्यों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के सबसे किफायती ऊर्जा स्रोत माना जा सकता है। सभी दोनों के पेरिस समझौते के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए जीवाश्म ईंधन बाजारों में उत्पन्न होने वाली निश्चितता से अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक पैमाने पर उपयोग के बारे में विचार करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को जोखिम से मुक्त करने के लिए सही नीतिगत प्रोत्साहन और वित्तीय प्रोत्साहन के दिशा में अपनी वित्तीय प्रोत्साहन के साथ साथ राजनीतिक समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश देशों में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के संकेत पहले ही दिया है। यह पहल शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, MSME, IT मिनिस्ट्री, एजुकेशन शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद द्वारा की गई है। 5 जनवरी 2021 के खिलौने पर खेल के अभिनव विचारों को आमंत्रित करने के लिए लॉन्च किया गया था। उद्देश्य भारतीय मूल प्रणाली के आधार पर नवीन खिलौनों का अवधारणा के विकसित करने के
करना जो बच्चों में सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्यों का भंडार करे। भारत को एक वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा दे रहा है, स्थापित करना है। विशेषता क्या है? यह भारतीय संस्कृति और लोकाचार, स्थानीय लोक कथा, न्याय की सब प्रणालियों को पर आधारित होगा। थीम क्या होना चाहिए? फिटनेस, खेल, पारंपरिक भारतीय खिलौनों के प्रदर्शन से 9 को थीम है टोटल। और भागीदार क्या है? अच्छा, मतलब कि हमको लगा अच्छा तो टोटल तो नहीं लगा। देखो पुरस्कार क्या, 50 लाख रुपए तक का विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत तो है, तो इसको भावना को आगे बढ़ाने के लिए भी मदद मिलेगा, है ना। 2015 में इसकी घोषणा की गई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के एजुकेशनल प्रोजेक्ट के रूप में बढ़ावा मिलेगा, ऐसा होगा। खिलौना बाजार की स्थिति अभी $100 बिलियन का है। यह भारत में योगदान केवल 4.5 बिलियन डॉलर के आसपास है। यह लगभग 80% खिलौनों का आयात विदेश से करता है, यानी उस पर देश के करोड़ों रुपए विदेश जा रहे हैं। आगे की राह क्या है? खिलौना उद्योग छोटा उद्योग है, लघु उद्योग, समझ रहे हो ना, जिसमें ग्रामीण आबादी, दलित, गरीब लोग, आदिवासी सदस्यों के कारीगर शामिल। इन क्षेत्रों में लगभग लाभ प्राप्त करने के लिए हमें स्थानीय खिलौनों की तरफ रुख करना होगा और वोकल फॉर लोकल की रणनीति अपनानी होगी। इन राजनीति मतलब इन विचारों को और विकसित करने और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने, नई तकनीक की परंपरा खिलौना निर्माता तक पहुंचाने और बाजार में नई मांग पैदा करने की आवश्यकता है। भारत में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के खिलौना उद्योगों के नव नव प्रवर्तक और रचनाकारों के लिए एक बड़ा अवसर है। विभिन्न घटनाओं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी और इस पर बहुत सारा गेमिंग वेमिंग होता है, सब खिलौना उस पर बनाया जाएगा। जैसे मतलब वैसे ही कुछ फ्री का फैक्ट रहा उसको देखो। जैसे एक रहा है, क्या है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम क्या है? तो यूएनडीपी और ओईसीडी की एक मतलब कि टैक्स हेवन इंस्पेक्टर विवादित ITIWB को भूटान में शुरू किया गया था। भारत इसे भागीदार के रूप में चुना गया। भारत इस कार्यक्रम के लिए एक विशेषज्ञ उपलब्ध कराए हैं। लगभग 24 महीनों की अवधि का यह कार्यक्रम है। एक लेखा परीक्षक को तकनीकी जानकारी और कौशल हस्तांतरण के सर्वोत्तम लेखा परीक्षक प्रभावता मतलब कि प्रथाओं को साझा करने के, प्रशासन को मजबूत करने के लिए भूटान की सहायता करना है। कार्यक्रम का फोकस क्या है? तो यही सब है, फोकस फोकस पढ़ लेना अपने से। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर क्या होता है? TIWB एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है जिसे दुनिया भर की विकासशील देशों की लेख परीक्षा क्षमता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुपालन को मजबूत करने के लिए जुलाई 2015 में शुरू की गई थी। OECD और UNDP की पहल है एक प्रकार से, समझ में आया? वैसे ही ब्लैक सी के बारे में न्यूज में आ रहा है। अल्लाह सागर के बारे में भौगोलिक स्थिति जानने करते हैं। ब्लैक सी जो है मतलब कि जिसे एक जुएल सागर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के प्रमुख जल मार्गों के लिए प्रसिद्ध अंतर मतलब कि इंटरनल वाटरवे के रूप में काम करता है सब। आज इतना ही पढ़ने देते हैं तो खत्म हो गया आज का करेंट अफेयर। और भी बहुत सारा है, भेज भी दिए हैं, प्लस पे बोलो तो आज का करेंट अफेयर देख लो। डेली वाला करेंट अफेयर तुम पढ़ ही रहे हो तुम, बहुत नाम सुने हैं लेकिन ठीक है ना। ठीक है सर। एग्जिट कर रहा